और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कॉन्स्टिपेशन या कब्ज़ का ट्रीटमेंट आप कैसे कर सकते हैं। तो कब्ज़ की जो प्रॉब्लम होती है, ये बहुत से लोगों ने मुझे फ़ोन करके पूछा कब्ज़ की प्रॉब्लम है कैसे ट्रीट करें, और इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी सब जगह बहुत से मैसेजेस आए इसके बारे में, इसलिए मैंने सोचा इसके बारे में एक वीडियो, डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर बनाता हूँ। तो कब्ज़ को अगर आप देखेंगे तो बहुत से लोगों की कब्ज़ की डेफिनेशन या कॉन्स्टिपेशन की डेफिनेशन बहुत अलग अलग होती है। कुछ लोग बोलते हैं कि उनको डेली मोशन आता है, मतलब वो डेली लैट्रिन के लिए जाते हैं, लेकिन उनको जो लैट्रिन होती है वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकलती है, मतलब कि उसको बोलते हैं हम लोग इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन। मतलब आप डेली मोशन जाते हैं, आपको मोशन भी आता है, बट आपको ऐसी फीलिंग होती है कि वो पूरा बाहर नहीं निकला है। तो एक ग्रुप ये हो गया। दूसरे ग्रुप के लोग बोलते हैं कि उनको डेली मोशन आता है, पूरा बाहर निकलता है, लेकिन जो मोशन आता है बहुत कड़क आता है, मतलब उनको जो स्टूल या संडास होता है बहुत कड़क आता है। तो दूसरा ग्रुप ये हो गया। और तीसरे ग्रुप के लोग होते हैं वो बोलते हैं कि उनको डेली मोशन नहीं आता है, उनको 2 या 3 दिन के अंदर एक बार आता है, और इससे भी वो कॉन्स्टिपेशन ही बोलते हैं। तो एग्जैक्टली ये तीनों ग्रुप के पेशेंट ही कॉन्स्टिपेशन में आ सकते हैं अगर हम लोग सिम्टोमेटोलॉजी पे जाएंगे। लेकिन अगर हम लोग डेफिनेशन पे जाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं कि अगर आपको हफ्ते में 3 बार से कम लैट्रिन आती है तो उसको हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं। जिन लोगों को एक दिन में 3 बार आती है उसको भी नॉर्मल बोलते हैं, जिन लोगों को हफ्ते में 3 बार तक आती है उसको भी नॉर्मल बोलते हैं। लेकिन सिम्टम वाइज कॉन्स्टिपेशन ये सब चीज़ों में, ये सब तरह से लोग डिस्क्राइब करते हैं कि उनको पूरी तरह पेट साफ नहीं होता है, या बहुत कड़क उनको लैट्रिन आती है, या फिर उनको रोज़ लैट्रिन नहीं आती है। तो अभी पहले हम लोग समझते हैं कि कॉन्स्टिपेशन एग्जैक्टली कैसे होता है, इसके साथ इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग समझ जाएंगे। तो मैं आपको इस मॉडल के थ्रू समझाता हूँ। तो हम लोग इससे समझेंगे कि ये एक बॉटल है। तो ये समझो कि आपका ये जो ओरल एंड है और ये आपकी एनएस है, जैसे कि हम लोग स्टूल बाहर निकालते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो भी कोई कुछ खाना खाते हैं तो वो खाना हम लोग के मुंह से जाता है, फिर वो पेट में जाता है, वहाँ पे इसका डाइजेशन होता है इस खाने का, और डाइजेशन होने के बाद में 18 घंटे बाद के डाइजेशन होने के बाद में ये नीचे की साइड जो हमारा हम लोगों की एनएस होती है, एनएस से ये इस तरह से बाहर निकल जाता है, राइट। तो ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया। लेकिन कॉन्स्टिपेशन में यहाँ पे 2 तरह से हो सकता है कि एक तो जो आप अंदर जो खाना है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो वो हार्ड खाना होने की वजह से उसको निकलने में, यहाँ पे ऐसे निकलने में प्रॉब्लम होगी। और दूसरा क्या होता है कि आपकी जो आंतें होती है, आंतें नॉर्मली ऐसे प्रेस होती रहती है, तो प्रेस इनके ऐसे अंदर की साइड में प्रेस होने से ये जो स्टूल है ये ऊपर से नीचे की तरफ आता है और इसके ऊपर प्रेशर आता है, तो इसके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की वजह से आपको मोशन जो होता है वो मोशन होने में फ़ायदा हो, मतलब मोशन होने में हेल्प होती है। तो यहाँ पे 2 फैक्टर हो गए। पहला फैक्टर कि आप जो खाना खा रहे हो उस खाने के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, और दूसरा फैक्टर कि आपकी आंतों के अंदर कुछ प्रॉब्लम है। तो खाने के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है, पहला ग्रुप ये समझना है। तो खाने के अंदर प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जो आप ये खाना खा रहे हो, ये खाना बहुत ज़्यादा कड़क खाना बन जाता है पेट में जाने के बाद में, मतलब इसके अंदर फाइबर बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा खाना जो होता है वो जंक फूड्स होते हैं, जैसे कि आप पिज़्ज़ा, पास्ता, क्रीम्स, पेस्ट्री ज़्यादा खाते हैं, आप कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा लेते हैं, आप फाइबर बहुत कम लेते हैं। तो ये सब चीज़ों से जो आप खाना खाएंगे, आप मैदा बहुत ज़्यादा खाते हैं, पूड़ी वगैरह मैदा की बनी वो ज़्यादा खाते हैं, तो वो सब खाना जो आपके पेट में डाइजेशन के बाद वो कड़क वाला खाना मतलब स्टूल जो होता है वो कड़क वाला स्टूल बनता है। तो इसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। और आप पानी कम पीते हैं तो ये जो अंदर जो स्टूल बन रहा है ये हार्ड स्टूल बनेगा, हार्ड स्टूल को पास करना मुश्किल होगा और आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। तो पहला फैक्टर होगा कि आप जो खाना खा रहे हैं, जो आपकी हैबिट्स है उसमें प्रॉब्लम है। दूसरा, आपकी आंतें जो ऐसे सिकुड़ के इस खाने को आगे धकेलती है, इसको आगे ले के जाती है, उसके अंदर प्रॉब्लम, मतलब आपकी आंतों के अंदर जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स है वो कम हो रहे हैं। तो ऐसा कब होता है, पहली मोस्ट कॉमन कंडीशन ये है कि अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, अगर आपको हाइपोथायरॉयडिज्म है, मतलब कि थायराइड लेवल कम है जिसकी वजह से आप थायराइड के कैप्सूल्स लेते हैं, तो थायराइड ग्लैंड की डेफिशिएंसी, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। दूसरा रीज़न ये है कि आपको अगर आप कुछ दवाइयाँ लेते हैं, बीपी की दवाई या फिर हार्ट की दवाई, तो वो सारी दवाइयाँ इंटेस्टाइन की वॉल की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी होती है उसको कम कर देती है, और उसके कम होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो जो पेशेंट्स बीपी के पेशेंट्स होते हैं, जो उनको हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जो रेगुलरली ये सब दवाइयाँ लेते हैं, इनके पेशेंट्स के अंदर भी कॉन्स्टिपेशन काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है। तीसरा ये होता है कि अगर आपको नी जॉइंट में पेन है, आपको गर्दन में सर्वाइकल का पेन है, या आपको कोई भी पेन है और उस पेन के लिए आप रेगुलरली पेन किलर्स लेते हैं, तो पेन किलर्स क्या करते हैं, आपके इंटेस्टाइन की एक्टिविटी को, मोटिलिटी को कम कर देते हैं, तो उसकी वजह से भी आपको कॉन्स्टिपेशन डेफिनेटली हो सकता है। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि जिन पेशेंट्स का ऑपरेशन होता है तो ऑपरेशन के 4-5 दिन तक उनको मोशन आता ही नहीं है, क्योंकि उनको हम लोग हाई लेवल का पेन किलर देते हैं, उसको हम लोग ओपियोइड्स बोलते हैं, जो कि नार्कोटिक्स के अंदर आते हैं। तो ओपियोइड्स क्या करते हैं, वो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को एकदम खत्म कर देते हैं। तो इसकी वजह से आपको 2 या 3 दिन तक या
या 4-4, 5-5 दिन तक आपको मोशन नहीं आता है, फिर हम लोगों को आपको इनेमा देना पड़ता है वार्ड के अंदर। तो ये फैक्टर्स हैं जो कि आपके इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को कम कर देते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हाँ कॉन्स्टिपेशन हो गया है और आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहली एडवाइस जो आपको कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट में देनी है वो आपको करना है उसको सीक्वेंस में ट्रीट। ये नहीं कि आप आते ही उसको एक सिरप लिख देंगे कि ये सिरप ले लो उससे कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगा, नहीं। आपको पेशेंट का पहले देखना है कि उसको एग्जैक्टली किस वजह से कॉन्स्टिपेशन है। सपोज आपने उससे बात करी, आपको पता पड़ा कि वो ऐसा खाना खाता है जिसमें कि उसके फाइबर्स ज़्यादा मिलते ही नहीं है, फाइबर की डेफिशिएंसी, तो आपको उसको फाइबर सप्लीमेंट्स देना चालू करना है। आपको उसको बोलना है कि खाने के अंदर फ्रूट ज़्यादा खाए, वेजिटेबल ज़्यादा खाए। तो वेजिटेबल्स या फ्रूट ज़्यादा खाने से और मैदा कम खाए तो उसके जो उसका जो एक खाना होगा अंदर जाने वाला, ये जो हम लोग ये देखिए यहाँ पे ये राइट, तो ये खाना जो होगा ये इसके अंदर ज़्यादा फाइबर होगा तो ये अंदर जाएगा तो अंदर सॉफ्ट रहेगा तो ये निकलने में भी ईजी रहेगा। तो आपको फाइबर इंटेक पेशेंट का बढ़ाना है। सेकंड थिंग आपको करना है, आपको पेशेंट को पानी ज़्यादा पीने के लिए बोलना है। अगर पेशेंट पानी ज़्यादा पिएगा तो पानी ज़्यादा पीने से ये ऑटोमेटिकली सॉफ्ट हो जाएगा और सॉफ्ट होकर ये बाहर ईजिली निकलेगा। सेकेंड थिंग पानी ज़्यादा पीना है। तीसरा आपको पेशेंट को बोलना है कि वो थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज चालू करे, या तो मॉर्निंग में जॉगिंग स्टार्ट कर सकता है, घर पे योगा कर सकता है, या जो भी आसन वगैरह हो सकते हैं वो सब करना है। तो फिजिकल एक्टिविटी से भी इंटेस्टाइन की मोटिलिटी बढ़ती है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं, एक तो फाइबर इंटेक बढ़ा देना, एक पानी पीना और एक एक्सरसाइज करना, ये 3 चीज़ें जो आप वो घर पे ही कर सकते हैं बिना किसी दवाई के और आपके कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी हफ्ते भर तक ये सब कुछ करा लेकिन कॉन्स्टिपेशन में कोई रिलीफ नहीं हुआ, तो क्या करना है। तो फर्स्ट लाइन जो आपको ट्रीटमेंट करना होगा वो होगा कि आपको बाहर से पेशेंट को फाइबर का सप्लीमेंटेशन देना पड़ेगा। जैसे कि सब्जी और हम लोग सैलड भी खाते हैं, हम लोग फ्रूट भी खा रहे हैं, लेकिन उससे हम लोग को फाइबर रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो पा रही है, तो हम लोग को बाहर से फाइबर देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग ईसबगोल जो होता है वो ईसबगोल जनरली पेशेंट को बोलते हैं कि 2 चम्मच आप इवनिंग में गर्म पानी से या फिर दूध से, जो भी आपको पसंद हो उससे आप रात को ले लो। तो ईसबगोल जब खाने के साथ मिलता है तो ईसबगोल खाने को एक्स्ट्रा सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है और ये आंतों से ईजिली पास हो जाता है, ईजिली पास हो जाएगा। और फिर जब नेक्स्ट डे आप मोशन करेंगे तो फिर ये ईजिली यहाँ से ऐसे मोशन बिना किसी रुकावट के निकल जाएगा। तो सबसे पहला हमको दवाई चालू करनी है ईसबगोल। ईसबगोल का फ़ायदा ये होता है कि ये आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी 30% तक कम कर देता है, लेकिन नुकसान ये होता है कि आप लंबे टाइम तक अगर ईसबगोल लेते हैं तो इससे आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको आयरन और कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, क्योंकि ईसबगोल जो होता है वो पेट में जाता है तो ये लॉन्ग टाइम तक लेने से आपके आयरन और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन को थोड़ा कम कर देता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ईसबगोल अगर आप 6-6 महीने तक ले रहे हैं तो आप एक बार देख लो आपका हीमोग्लोबिन वगैरह मेंटेन है या नहीं, क्योंकि थोड़ा आयरन को कम कर देता है, कैल्शियम और आयरन को। या फिर आयरन सप्लीमेंटेशन या कैल्शियम सप्लीमेंटेशन भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। एनीवेज, ईसबगोल लेने के बाद भी कॉन्स्टिपेशन दूर नहीं हो रहा है तो सेकंड लाइन आपको क्या करना है। सेकंड लाइन आपको, आपके पास 2 ऑप्शन है। एक है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सोल्यूशन इसी नाम से आएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। लेकिन सपोज आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो वहाँ पे आपको मेडिकल स्टोर पे जाके बोलना है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो जिस भी कंपनी का होगा वो आपको उस कंपनी का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दे देगा। राजस्थान में किसी और नाम से मिलेगा, महाराष्ट्र में किसी और नाम से मिलेगा, तो या फिर नेशन में कोई नेशनल वाइड कंपनी है तो वो एक ही नाम से बेचेगी। तो यहाँ पे मैं आपको जेनरिक नेम बता रहा हूँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये आपको पेशेंट को देना है। पेशेंट को जनरली आपको बोलना है कि 2 से 5 ग्राम, मतलब उससे क्वांटिटी लिखी होगी आपको, उतने स्पेसिफिक क्वांटिटी, जनरली हम लोग 5 to 10 ml के आसपास इसको पेशेंट को देते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसको लेने से पेशेंट का मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या करता है, ये आंतों के अंदर चिकनाहट ला देता है और खाने को भी ये सॉफ्टनेस प्रोवाइड करता है, इससे ईजिली स्टूल पास हो जाता है। आपको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देना है। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सब्स्टिट्यूट है PEG, PEG, पॉली इथाइलिन ग्लाइकॉल। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल जो होता है वो भी आप पेशेंट को दे सकते हैं अगर उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से भी रिलीफ नहीं मिल रहा है। तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल भी आपको 5 to 10 ml क्वांटिटी में पेशेंट को देना है और इससे पेशेंट रेगुलरली शाम को लेगा, 1 या 2 बार भी ले सकता है, तो इससे उसको स्टूल सॉफ्ट आने लगेंगे। पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का एक अल्टरनेट और है, उसको बोलते हैं हम लोग लैक्ट्यूलोज सिरप। लैक्ट्यूलोज सिरप जो होता है वो भी आप पेशेंट को दे सकते हैं, लेकिन हम लोग इस ऑर्डर में देते हैं। पहले हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया प्रेफर करते हैं, उसके बाद पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और फिर बाद में लैक्ट्यूलोज प्रेफर करते हैं। इतना करने के बाद तो डेफिनेटली पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो ही जाएगा। फिर भी अगर पेशेंट का कॉन्स्टिपेशन रिलीव नहीं होता है तो इसका मतलब है कि उसकी इंटेस्टाइन की जो मोटिलिटी है, मतलब कि इंटेस्टाइन का मूवमेंट है, क्योंकि आपने यहाँ पे फाइबर भी दे दिया, खाना भी सॉफ्ट कर दिया, फिर भी कॉन्स्टिपेशन रिलीव क्यों नहीं हो रहा है, तो मतलब इंटेस्टाइन की मोटिलिटी में कुछ प्रॉब्लम है। मतलब वो ऐसी ड्रग्स ले रहा है जैसे कि बीपी की ड्रग ले रहा है या पेन किलर्स ले रहा है, तो आपको फिर डॉक्टर से मिलके ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जो पेन किलर्स आप ले रहे हैं रेगुलरली उसकी डोज को कम करना है या उसको सब्स्टिट्यूट करना है किसी और ड्रग से। वो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन करके ही डिसाइड करना पड़ेगा। आप अपने लेवल पे नहीं कर सकते बिना किसी नॉलेज के, तो वो एक ऑप्शन लेना पड़ेगा।
और एक्सट्रीम अगर हम लोग बात करें 90% कॉन्स्टिपेशन आप इन सब चीज़ों से रिलीव हो जाएगा, लेकिन फिर भी रिलीव नहीं हो रहा है, आपको कंटिन्यूसली कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, तो उस केस के अंदर फिर आपको सर्जन के पास जाना होगा। सर्जन जो होता है वो आपकी एनएस वाले एरिया में उंगली डाल के देखता है कि अंदर कितना ज़्यादा स्टूल का इन्फेक्शन हुआ है। कई बार तो कुछ पेशेंट में 7-7 दिन तक मोशन पास नहीं होता है, तो उनके अंदर जब आप उंगली डाल के यहाँ देखते हो तो आपको इतना हार्ड स्टूल फील होता है। तो आपको ओपीडी के अंदर या इमरजेंसी के अंदर भी, जब मैं अपने 2012 के अंदर 11 के अंदर सर्जरी की रेजिडेंसी कर रहा था, तो बहुत से पेशेंट कैजुअलिटी में आते थे जिनको 7 दिन 10 दिन से मोशन ही पास नहीं हुआ, और जब हम उनकी एनएस के अंदर फिंगर डाल के देखते थे ग्लव्स पहन के, तो अंदर बहुत ही ज़्यादा टफ टाइट पत्थर जैसा मोशन होता था। तो हम लोग उसको लिग्नोकेन जेली लगा के निकालते थे और उस पेशेंट को थोड़ा रिलीव करते थे। तो एक आपको सर्जन के पास जाके ये भी कर सकते हैं। दूसरा, आप इनेमा लगवा सकते हैं, यहाँ पे इनेमा भी कर देता है। लेकिन अगर स्टूल बहुत ज़्यादा इम्पैक्टेड हो गया, अगर आपको 10 दिन से मोशन नहीं हुआ है, तो बेटर यही होगा कि आप कैजुअलिटी में जाके डॉक्टर से इसको मैनुअली इवैक्यूएट करवा लो और बाद में उनसे ड्रग वगैरह लिखवा लो, पूरी जो मैंने बताई है, और वो स्टार्ट करो। इसके अलावा आप फ्रूट्स स्टार्ट कर सकते हैं, जॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं, वाटर ड्रिंकिंग ज़्यादा स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाएगा। तो ये छोटा सा वीडियो था कॉन्स्टिपेशन के बारे में। और आपकी कुछ क्वेरी है तो आप इंस्टाग्राम पे मैं रेगुलरली पोस्ट अपलोड करता रहता हूँ, तो आप वहाँ पे जाके भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कॉल मी फॉर ऐप पे आपको अगर कुछ पर्सनल क्वेरी तो आप कॉल करके पता लगा सकते हैं, और कुछ और एक्स्ट्रा क्वेरी तो आप मुझे मैसेंजर में भी डाल सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।